मीना को उसकी सास, ननद और उसके पति ने कुर्सी से बांध रखा था। उसकी सास के हाथ में बिजली की नंगी तार थी, जिसे वो मीना की ओर ले जा रही थी और मीना जोर जोर से चीख रही थी और वो उन राक्षसों के आगे गिड़गिड़ा रही थी। नहीं नहीं नहीं, मत करिए, मत करिए, भगवान के लिए आप लोग ये मत करिए, मत करिए, मेरे साथ ऐसा मत करिए। लेकिन उन लोगों में से किसी ने उसकी नहीं सुनी और बिजली के उन तारों को उसके शरीर से सटा दिया। वो जोर से चीख पड़ी, आ! चीखते चीखते वो बेहोश हो गई। 28 साल की मीना का कोई अगर चेहरा देख लेता तो उसकी उम्र 50 साल की लगती। इस छोटी सी उम्र में ही उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां आ गई थी। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था और ये सब हुआ था सिर्फ 7 साल में, जब से उसकी शादी हुई थी। बहरहाल मीना को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रो रही थी। मेरे राम, वनवास तो आपका भी खत्म हो गया था। मेरी जिंदगी का वनवास कब खत्म होगा? कब तक मन और शरीर पर लगे जख्मों के दर्द को सहती रहूंगी? तभी उसकी 6 साल की बेटी चुनमुन उसके पास आती है और अपनी माँ को रोते हुए देखती है। वो अपनी माँ की रस्सियों को खोलती है और कहती है, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, रो नहीं रही, वो आंखों में शायद कुछ चला गया है। माँ, तुम तो कहती हो झूठ बोलना पाप होता है, फिर तुम झूठ क्यों बोलती हो? आज फिर से बुआ, पापा और दादी ने तुम्हें मारा ना? माँ, बुआ अच्छी नहीं है, दादी भी और पापा भी, सब बहुत बुरे हैं, सब तुम्हें मारते हैं। मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी तो देखना, मैं उन लोगों को मारूंगी, वैसे ही जैसे वो तुम्हें मारते हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर मीना ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तभी मीना की देवरानी काम्या वहां आ गई और उसने दोनों माँ बेटी को बातें करते देखा तो अपनी माँ को आवाज देते हुए कहा, माँ, यहाँ आओ और देखो इन दोनों कामचोरों को, यहाँ बैठकर गप्पे हाँक रही हैं। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों से। सारा दिन मुफ्त का ठूसना और बेमतलब की बातें करते रहना। क्यों रे चुनमुन, तुझे बोला था छत पर अचार जो डाला है उसकी निगरानी कर, लेकिन तू यहाँ अपनी माँ से गप्पे करने आ गई। दादी, वो छत पर धूप बहुत अधिक थी ना, तो जोरों की प्यास लग गई, इसलिए पानी पीने नीचे आ गई। उसकी बात को सुनकर मीना देवी ने वहां पड़ा एक डंडा उठाया और उसी से चुनमुन की पिटाई करने लगी। मत मारो दादी, मत मारो, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं क्या करती, मुझे जोरों की प्यास लगी थी। अपनी बेटी को पिटता देख मीना ने सुषमा देवी के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को, छोड़ दीजिए, वो बहुत छोटी है, उससे गलती हो गई। तू हट आगे से, नहीं तो मार मार के तेरी चमड़ी खींच लूंगी। तूने ही तो इस सपोली को जना है। माँ जी, छोटी बच्ची को ऐसा तो मत कहिए। मीना का ये कहना था कि सुषमा देवी और उसकी बेटी काम्या का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। काम्या ने उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, डायन कहीं की, अब तू मेरी माँ को सिखाएगी कि उसे क्या कहना है क्या नहीं। ये कहकर उसने उसका सिर जोर से दीवार पर मार दिया। उसके सिर में चोट लग गई और उससे खून बहने लगा, लेकिन उन दोनों के दिल में इसे देखकर कोई दया नहीं आई और सुषमा देवी जिस डंडे से चुनमुन की पिटाई कर रही थी उसी से अब मीना की पिटाई करने लगी। जब से ये डायन घर आई है, इसने जीना हराम कर दिया है। एक तो इसके बाप ने हमें शादी में ठग लिया, मेरे सरकारी नौकरी वाले बेटे को इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, ना तो पैसे, न गहने, न गाड़ी। दूसरा, इसने इस सपोली को जन्म दिया है। सास सुषमा देवी और उसकी बेटी काम्या और मीना के पति ने मीना की जिंदगी में तेजाब डाल दिया था, जिसकी जलन उसे हर दिन हर पल महसूस होती थी। मीना ने जब इस घर में कदम रखा तब से ही दोनों ने उस पर कम दहेज लाने का ताना मारना शुरू कर दिया। अरे मेरी किस्मत फूट गई, मेरा बेटा इतने अच्छे पद पर काम करता है, सरकारी नौकरी भी है इसकी, लेकिन इसके भिखमंगे बाप ने तो हमें ठग लिया, पूरी तरह ठग लिया। ये देखो, इतने पतले गहने लेकर ये भिखारिन आई है कि इसे देखकर बिरादरी में हमारी थू-थू होने वाली है। मैं तो कहती हूँ इस भिखारिन को भी सारे सामान समेत इसके कंगाल बाप के पास भेज देते हैं।
अरे जब औकात नहीं थी तो सरकारी नौकरी वाले लड़के का ख्वाब क्यों पाला तेरे बाप ने? किसी ट्रैफिक सिग्नल पर बैठने वाले भिखारी को तेरा हाथ सौंप देता। किसी नई नवेली दुल्हन की तरह मीना भी नए घर में ना जाने कितने सपने लेकर आई थी, लेकिन उसकी सास और ननद हर सपने को चकनाचूर करने के लिए बैठे थे। रही बात उसके पति नरेश की, तो वो भी एक नंबर का लालची इंसान था और अपनी माँ और बहन के पक्ष में ही हमेशा खड़ा होता था। 20 लाख रुपए और 15 तोले सोने मुझे दे रहे थे। मुझे लगा तेरा बाप सरकारी टीचर से रिटायर हुआ है, इससे ज्यादा देगा, लेकिन वो तो बहुत बड़ा मक्कार निकला। पिताजी के बारे में ऐसा तो मत कहिए, उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर चीजें आप लोगों को दी हैं। चुप। औकात से बढ़कर ऐसा कौन सा सोना महल दे दिया तेरे बाप ने? हाँ, कान खोलकर सुन ले। 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए नगद, एक बड़ी गाड़ी और लगभग 5 तोला सोना अपने बाप को बोल के लेकर आए, नहीं तो तुझे लेकर यहाँ से जाए। मुझे नहीं चाहिए तेरी जैसी भिखारन लड़की। मीना के पिता ने अपना सब कुछ बेच दिया, यही नहीं मोटी ब्याज पर पैसे भी उधार लिए और मीना के ससुराल वालों को दे दिया। कुछ दिनों तक तो वो शांत रहे, लेकिन फिर से उनकी नई डिमांड शुरू हो गई। अरे तू फिक्र मत कर, तेरे पापा है ना, वो सब मांग पूरी करेंगे, बस तू खुश रह, तू खुश रह बेटी। उसके पिता कर्ज ले लेकर इन राक्षसों की मांग पूरी करते रहे, लेकिन इनका मुंह बंद ही नहीं हुआ और एक दिन वो चल भी बसे। इस बीच मीना ने चुनमुन को जन्म दिया। लड़की के जन्म के साथ ही उसके ससुराल वालों ने मीना के साथ और भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो पिछले 5 सालों से मीना को हर दिन बिजली के झटके दे रहे थे। वो उसे मारना नहीं चाहते थे, वो सभी मिलकर उसे पागल करना चाहते थे ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। पिछले कई सालों से हम इस डायन को बिजली के झटके दे रहे हैं, लेकिन ये तो भली चंगी है, पागल तो हो ही नहीं रही। अरे जब तक ये पागल नहीं होगी हम तेरी दूसरी शादी कैसे करेंगे? माँ, मुझे लगता है कि हमें बिजली के झटकों की संख्या बढ़ानी होगी, तभी हमारे मंसूबे कामयाब होंगे। मुझे भी यही लगता है भैया। अगले दिन फिर से प्रताड़ना का वही अध्याय शुरू हुआ। उन लोगों ने फिर से मीना को कुर्सी से बांधा और उसे बिजली के झटके देने की तैयारी करने लगे। आज थोड़ी देर रुक रुक कर इसे 4-5 बार झटके देते हैं, देखना हमारा ये उपाय जरूर काम करेगा। उन राक्षसों ने फिर से अत्याचार की सीमा लांघनी शुरू कर दी और मीना को बिजली के झटके देने लगे और वो बेचारी फिर से चीखने लगी। उस दिन उन राक्षसों ने 4-5 बार उसे बिजली के झटके दिए, लेकिन उस दिन बेचारी मीना का शरीर जवाब दे गया और वो मर गई। अरे क्या हुआ इसे, ये बेहोश हो गई क्या? उन सभी ने उसे बहुत हिलाया डुलाया, यहाँ तक कि मर चुकी मीना के गाल पर थप्पड़ भी मारे, लेकिन वो बेचारी तो अब चली गई थी, हमेशा के लिए उनके अत्याचारों से दूर। अरे ये तो मर गई, ये तो भारी गड़बड़ हो गई माँ। हम तो इसे पागल बना रहे थे, लेकिन ये तो मर गई। अरे जो हुआ अच्छा हुआ, टेंशन मत लो, बस इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। कल को कोई पूछेगा तो कह देंगे कि ये किसी के साथ भाग गई। उन लोगों ने अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक जंगल के पास उसकी लाश दफना दी और वे वापस लौट आए। लेकिन चुनमुन ने ये सारा घटनाक्रम देख लिया था, जिसे देखकर वो बहुत डर गई थी। एक दिन उसने अपने पिता और दादी को बातें करते सुना तो वो और भी डर गई। जिस तरह इसकी माँ को ठिकाने लगाया है, इस सपोली को भी हम ठिकाने लगा देंगे और कल से ही इसे भी करंट देने का सिलसिला शुरू करेंगे। चुनमुन ने जब ये सुना तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसे इन सब से बचने का एक उपाय सूझा और वो उस रात को अपने घर से भाग गई और वो सड़क पर बदहवास सी दौड़ने लगी। कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ छिपकर मैं उनसे अपनी जान बचाऊं? आधी रात के बाद एक मासूम बच्ची को इस तरह भागते देख रात को पेट्रोलिंग कर रही इंस्पेक्टर वृंदा की नजर उस पर पड़ी। वो उसके पास गई और पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह कहाँ भागी जा रही हो? मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देंगे। उन्होंने मेरी माँ को भी मार दिया और उन्हें जमीन में दफन कर दिया। अरे कौन तुम्हें मार देंगे और किसने मारा तुम्हारी माँ को? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वृंदा की बात सुनकर चुनमुन ने सारी बात उसे बताई, जिसे सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू तो आए, लेकिन क्रोध से उसकी आंखें लाल भी हो गई। वो उसी समय अपनी पेट्रोलिंग टीम के साथ चुनमुन को लेकर उसके घर पहुंची और मीना के पति, उसकी सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद वे लोग खुद को निर्दोष बताने लगे। अरे ये सब झूठ है,
हम तो अपनी बहू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं वो किसके साथ भाग गई। पूरे खानदान में हमारी थू थू हो रही है। सुषमा की बात सुनकर इंस्पेक्टर रिंदा ने 4 डंडे उसे खींचकर मारे तो वो गिड़गिड़ाकर अपने किए की माफी मांगने लगी। आए, अरे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, अब मुझे मत मारिए, मैं तो मर जाऊंगी। इंस्पेक्टर रिंदा सभी को थाने ले गई। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चला। उन सभी को फांसी की सजा हो गई। इंस्पेक्टर वृंदा ने चुनमुन को गोद ले लिया। इस घटना को आज 17 साल बीत गए हैं। चुनमुन आज 23 साल की है और वो आज एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वृंदा की तरह ही मजलूम औरतों को इंसाफ दिलाती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें